मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सभी पराकाष्ठाएं पार कर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हक मुस्लिम जातियों को देने का महापाप किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाईकमान परिवारवाद के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 108 मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर इन्हें असंवैधानिक रूप से आरक्षण देने का महापाप किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण में मुस्लिम जातियों को शामिल कर संविधान का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव में मोदी योगी के कार्यों पर ही मोहर लगा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पिछड़े दलित आदिवासियों के शोषण के एक नई कई उदाहरण हैं। कांग्रेस ने 40 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, यह आप सभी को पता है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने दलित, ओबीसी एवं आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डालने का हर संभव काम किया है। कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का पाप किया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ऐसा करने के कई प्रयास कर चुकी है। कर्नाटक में तो ओबीसी कोटे में मुसलमानों को डालकर ओबीसी के आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर था वही कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार ने किया है। राजधानी के गांधीनगर में प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के सरकारी प्रोजेक्ट के संबंध में दिया हाईकोर्ट के अलग अलग मायने आदेश के निकाले जा रहे हैं। इसके चलते असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ का आदेश आखिर क्या है और ये क्या कहता है, इसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने मामले की पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जयपुर के गांधीनगर स्थित ओल्ड MREC कैंपस में 1750 वर्ग मीटर भूमि पर 18 मंजिल इमारतों के 6 टावर का निर्माण प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट के लिए इस भूमि पर बने 39 सरकारी आवासों को तोड़ा जाएगा। लिहाजा हाईकोर्ट एकलपीठ ने प्रोजेक्ट के संबंध में स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लिया है और 16 मई को एकलपीठ ने आदेश दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने मामले में क्या आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गांधीनगर में प्रस्तावित बहुमंजिला इमारतों के प्रोजेक्ट और प्रतिबंधित जोन में 350 बहुमंजिला इमारतों की स्वीकृति का रिकॉर्ड मांगा है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि मामले की याचिका मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत की जाए ताकि इस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर पंजीकृत किया जा सके। हाईकोर्ट ने गांधीनगर और संबंधित एरियाज में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लेकर यथास्थिति का आदेश दिया। साथ ही गांधीनगर में प्रस्तावित समस्त प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को भी आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा से बात की, तो उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने गांधीनगर के ओल्ड MRIC प्रोजेक्ट और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों पर रोक लगाई। माननीय न्यायाधिपतिगण, जुडिशियल ऑफिसर्स और जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ रह रहे हैं उनके जीवन की सुरक्षा हो सके, उनका जनधन की हानि नहीं हो, इस उद्देश्य से, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, कई तरह के लोग वहाँ रहने आएंगे, कई तरह के भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग भी आएंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आएंगे, क्योंकि फ्लैट्स में किसी का कोई अता पता नहीं रहता, कोई भी बाहर से आके फ्लैट खरीद लेता है। इलीगल एक्टिविटीज़ आए दिन अपने जयपुर शहर में पकड़ी जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने, जो माननीय न्यायाधिपति साहब ने, गणेश राम जीणा जी ने जो स्वविवेक से प्रसंज्ञान लिया है वो बहुत ही उचित है, सारगत है, न्यायसम्मत है और जो डिग्नेटरीज की सुरक्षा के लिए वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष संजय गुप्ता का कहना है कि इस आदेश के अलग मायने निकालने से लोगों में भ्रांति हो गई कि क्या बहुमंजिला इमारतों पर स्टे लगाया गया है या उनके निर्माण को रोका गया है। क्रेडाई राजस्थान ने विधि विशेषज्ञों से इस आदेश का अध्ययन करवाया, जिसमें सामने आया कि हाईकोर्ट ने गांधीनगर में प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर रोक लगाई, अन्य किसी प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई गई। हाईकोर्ट ने अनाधिकृत विकास की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। संजय गुप्ता ने कहा कि वो फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जिन प्रोजेक्ट की विधिवत स्वीकृति है उन पर रोक नहीं लगाई गई।
उच्च न्यायालय ने जो वो स्टे आदेश दिया है वो पर्टिकुलरली गांधीनगर के अंदर जो ओल्ड एमआरईसी की जो बिल्डिंग बन रही है उसके संदर्भ में दिया गया है। वह इसके अलावा जयपुरी नहीं वरन पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी बहुमंजिला इमारत के ऊपर स्टे नहीं दिया गया है। इनफैक्ट अगर हम डिटेल्ड में उस आदेश को स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट है उसके प्रति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय कड़े शब्दों के अंदर उसकी भर्त्सना भी करता है और कड़े राजस्थान भी उसका कहीं से समर्थन नहीं करता। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और क्रेडाई राजस्थान का मानना है कि हाईकोर्ट ने गांधीनगर में प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर ही रोक लगाई। हालांकि जानकारों की माने तो सामान्य प्रशासन विभाग की इस प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट एकलपीठ ने जिस तरह गंभीर टिप्पणियां की हैं, उसके चलते ये प्रोजेक्ट फिलहाल खटाई में पड़ गया है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजसमंद के भीम कस्बे के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पाटिया मैदान में आयोजित सालवी समाज के तीसरे सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। इस दौरान ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत और भीम विधायक हरि सिंह रावत ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। सामूहिक विवाह समारोह में 43 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सभी नवविवाहित जोड़ों को डिप्टी सीएम ने आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित युवा आज देश का भविष्य है और वही समाज को नई दिशा दे सकता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन एक सराहनीय पहल है। सभी समाज को कुरीतियों को त्याग कर आगे बढ़ना होगा, जिससे कि समाज के साथ ही राज्य और देश का भी नव निर्माण हो सके। हम लोग अगर आपस में इतने लोग एक साथ बैठकर अगर कोई निर्णय लेते हैं, कोई कार्य संपन्न करवाते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज आगे बढ़ती है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि समाज की जितने भी कुरीतियों को छोड़कर इस तरह के प्रयास करें जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। हमारा युवा जो हमारी समाज का आने वाला गौरव है उसके लिए हम उसकी अच्छी शिक्षा के लिए हम ऐसे भामाशाहों का सहयोग लेकर उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम उनको मंच दें और उनका जो प्रतिभा उसको संवारने का काम करें। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सड़क दुर्घटना में घायल बाबू खान को अपनी गाड़ी से खुद बीड़ी के अस्पताल लेकर पहुंचे और युवक का इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सड़क दुर्घटना में घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद करे। मैंने भी आज एक आम आदमी, एक आम नागरिक के इसी कर्तव्य को निभाया है। गुढ़ा चूरू बाईपास की तरफ से अपने गांव गुढ़ा जा रहे थे। रास्ते में केंद्रीय विद्यालय के पास उन्हें सड़क पर दुर्घटना में घायल बाबू खान मिला। उन्होंने घायल बाबू खान को अपनी गाड़ी में बिठाया और उपचार के लिए बीड़ी के अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये अपील करता हूं कि हम सबको यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। अगर देश में आने वाले दिनों में तेज स्पीड ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी तो इसका क्रेडिट राजस्थान को जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान रेलवे जल्द ही पूरे देश में इकलौता हाई स्पीड टेस्ट रेलवे ट्रैक राजस्थान में बनाया जा रहा है, जिस पर भविष्य में आने वाली तेज गति की रेलों की अधिकतम स्पीड का टेस्ट इसी ट्रैक पर किया जाएगा। ये ट्रैक आम रेलवे ट्रैक से बिल्कुल अलग है। जोधपुर रेलवे मंडल के सांभर में बनाया जा रहा है। जब यह ट्रैक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पर हाई स्पीड ट्रेनों का टेस्ट किया जाएगा। इस ट्रैक की खासियत यह है कि इसको जमीन से कुछ हाइट पर बनाया जा रहा है। साथ ही इस ट्रैक को पहले सीधा, फिर ब्रिज पर और फिर घुमावदार बनाया जा रहा है ताकि रेलवे को हर एंगल से टेस्ट किया जा सके। हमेशा से सवाल उठता था कि रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की तैयारी तो कर ली, लेकिन ऐसा कोई ट्रैक नहीं बनाया जिस पर पहले ट्रेन की स्पीड का टेस्ट किया जा सके। रेलवे ने राजस्थान के सांभर को उचित स्थान समझते हुए हाई स्पीड टेस्ट रेलवे ट्रैक का निर्माण शुरू किया। ये रेलवे ट्रैक 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये 20 किलोमीटर पहले फेज में बन चुका है। बाकी का दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, NWR की माने तो यहाँ केवल देश की रेलें ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी अपनी रेलों का टेस्ट कर सकेंगे। 800 करोड़ का यह प्रोजेक्ट 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद यह हाई स्पीड ट्रैक देश की रेलवे को नई गति प्रदान करेगा।
देश के सबसे पहले डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान के सांभर के पास गूरा ठठाना मिथरी के पास किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा इस पूरे कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। लगभग 64 किलोमीटर की इस डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का निर्माण लगभग 800 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ये जो डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक है, इसका जो पर्पस है कि जो रोलिंग स्टॉक होती है, जैसे कि लोकोमोटिव होती हैं, कोचेस होते हैं, वैगन होते हैं, जो कि हाई स्पीड पे चलती हैं, उनका जो है एक डेडिकेटेड तरीके से हम परीक्षण कर पाएंगे और 220 kmph अधिकतम जो स्पीड है उस पर हम टेस्ट ट्रैक पर हम परीक्षण कर पाएंगे। चित्तौड़गढ़ में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कलेक्ट्रेट की समिति कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में संभागीय आयुक्त ने जलदाय विभाग के कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा की और भीषण गर्मी के दौरान लोगों को शुद्ध पेयजल, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सहित चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर रखने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों को जिले भर में मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर आलोक रंजन को कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला कलेक्टर ने कुम्हेर सीएससी का निरीक्षण किया। दरअसल सीएससी की अव्यवस्थाओं को लेकर फर्स्ट इंडिया ने खबर को प्रसारित किया था। इसके बाद डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने कुम्हेर सीएससी, जलमहल, पीएचईडी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय और कुम्हेर किला का निरीक्षण किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं के बारे में स्थानीय चिकित्सा प्रभारी से पूछताछ की। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग कर्मी सोती हुई पाई गई तो खराब एसी, गंदी बेडशीट, एक्सपायरी दवाएं मिलने पर संबंधित प्रभारी को चेतावनी दी गई कि वो 3 दिन के भीतर चिकित्सालय का हाल सुधार ले, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का कई जगह अवलोकन किया और सुधार के निर्देश दिए। कुम्हार एरिया का मैंने काफ़ी स्थानों का निरीक्षण किया है। सीएससी का निरीक्षण किया है, जेएन और एएन ऑफिस का, पीएचईडी का निरीक्षण किया है। कुछ कॉलोनीज़ में भी हम गए हैं, जिसमें गुजर मोहल्ला है, आपकी वो बड़की कॉलोनी है, उसमें शिव कॉलोनी है। कुछ पंप हाउस देखे हैं, कुछ सप्लाई देखी है, घरों में जाके चेक किया है। अभी तहसील कार्यालय देखा है, जल महल की स्थिति देखी है, किला देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुधार की आवश्यकता है। सभी को निर्देशित कर दिया गया है। 7 दिवस का, 3 दिवस का हर एक ऑफिस को टाइम दिया है। यदि सुधार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने शीतल ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी की वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया है। आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण भी बरामद किए गए। दोनों आरोपियों को हरियाणा की रेवाड़ी से दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपी अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य हैं। आरोपियों ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस जवानों ने वारदात का खुलासा करने के बाद इसके घटना के लिए अपना भेष बदला था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में जिस तरह से ज्वेलर्स की शॉप में ठगी हुई थी, निश्चित तौर पर एक महिला थी और एक बुजुर्ग था। आधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठगी को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों की खोजबीन की और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए जिस तरह से कार्रवाई में सफलता प्राप्त की है, निश्चित तौर पर हमारे साथ है पुलिस अधीक्षक, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है, कैसे देखते हैं सफलता को आप? ये एक चुनौतीपूर्ण केस था और 16 तारीख को कपासन में शीतल ज्वेलर्स से 200 ग्राम सोना लेकर के चले गए थे। ऑर्गेनाइज्ड गैंग थी। सीसी कैमरा की मदद से और जो अन्य इनपुट था उसके माध्यम से 2 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं। दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं और पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि एक बड़ी गैंग है जिन्होंने राजस्थान और हरियाणा में कई स्थानों पर ये वारदातें कर रखी है। इस वारदात में जो बाकी व्यक्ति हैं, एक महिला भी है, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और जो लगभग 200 ग्राम सोना ले गए थे, पूरा का पूरा सोना हमने बरामद कर लिया है। लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से सूत्र जुटाए, जिस तरह से कार्रवाई की, किस तरह से गैंग तक पहुंची पुलिस? देखिए, ये
शुरुआत में तो कोई क्लू था नहीं और हरियाणा रेवाड़ी ज़िले से आकर के करके जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल था। सीसी कैमरा से हमारे को बड़ी मदद मिली। उसके बाद जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने कुछ मोबाइल नंबर वगैरह छांट करके और मुलजिमों को आइडेंटिफाई कराने में मदद करी। तो सीसी कैमरा और जो अन्य हमारे तरीके होते हैं उससे हम अनुसंधान करते हुए आगे पहुँचे और आगे पहुँचते पहुँचते हरियाणा में हमने टीम भेजी। टीम ने वहाँ पे रह करके मेहनत करी और मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करके लाए हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस ने इस बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया और खुलासे के बाद पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सजग रहें, सतर्क रहें, लेकिन उन्होंने आमजन से अपील भी की है कि सीसीटीवी कैमरे की जिस प्रकार से हमें मदद मिली है, स्वाभाविक तौर पर लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए, जिससे निश्चित तौर पर इस प्रकार की अगर कोई वारदात भी हो जाती है तो पुलिस को जो सफलता है वो मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। धौलपुर के बसेडी से कांग्रेस विधायक संजय जाटव द्वारा शराब दुकान के सेल्समैन से मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने सरमथुरा थाने में विधायक सहित उनके साथियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। पीड़ित ने एफआईआर में आरोपियों पर धारदार हथियार से हमला करने और 1,90,000 रुपए लूटने का आरोप भी लगाया। सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार सैन ने बताया कि बुधवार रात को सेल्समैन के साथ मारपीट की घटना हुई। सेल्समैन के सिर में गंभीर चोट आई। घायल ने विधायक संजय जाटव समेत करीब आधा दर्जन लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले विधायक के 3 अलग-अलग ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। सचिन शर्मा रात को ठेके को बंद करके कैश लेके आ रहा था। शाम को 8:30 बजे के करीब संजय एमएलए की स्कॉर्पियो सफेद कलर की आई थी, जिसमें संजय एमएलए, समर सिंह मीणा और उसके बुद्धाराम मास्टर ड्राइवर था। उसके अलावा 2-3 लोग अन्य थे जिन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की, थप्पड़बाजी की और मेरे नाइट कैश को छुड़ा लिया और मेरे साथ धारदार हथियारों से हाथापाई की और वो कैश लेके चले गए। उसकी रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज करा दी है। करौली जिला मुख्यालय पर जिम्मेदारों की लापरवाही आम जन पर भारी पड़ रही है। सीवर लाइन से फव्वारे के रूप में दूषित पानी बह रहा है। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि 24 घंटे बाद भी सीवर लाइन के मेन पाइप की मरम्मत नहीं की गई। गनीमत है कि दूषित पानी नजदीक के नाले में बह रहा है, वरना हालात और ज्यादा खराब हो जाते। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कल नगर परिषद की तरफ से कराई जा रही नाले की सफाई के दौरान मेन सीवर लाइन के पाइप का वॉल्व टूट गया। इसके बाद से ही दूषित पानी का ऊंचा फव्वारा कैसे चल रहा है, देखिए जरा। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कल से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन जिम्मेदारों की कोई जूं तक नहीं रही। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एनसीबी का अभियान जारी है और पूरे देश भर में एनसीबी का ये बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिटकासनी क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। एनसीबी ने ऑपरेशन शंकर के तहत बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी निदेशक घनश्याम सोनी के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई के अंदर 800 किलो से ज्यादा गांजा बरामद करने में कामयाबी मिली है। उड़ीसा से आ रहा गांजा विवेक विहार थाना क्षेत्र में बरामद हुआ। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ पूछताछ की जा रही है। फिटकासनी इलाके में 2 स्थानों से गांजे की बरामदगी हुई है। इस गांजे की कीमत 4 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जोधपुर के उच्च शिक्षण संस्थानों में गांजे की सप्लाई होने की सूचना मिल रही है। बड़े बड़े संस्थान के नाम सामने आए। आईआईटी के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों के नाम भी सामने आए हैं। हुक्का बार में बड़ी मात्रा में गांजा पहुंचाने की भी सूचना मिली। घनश्याम सोनी ने पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की भी सराहना की। हुक्का बार के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई की सराहना की। साथ ही कहा कि ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक चलाकर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने कार्रवाई की है। बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस तरीके से एनसीबी की पूरे देश भर की टीमें लगातार कोशिश करी है, उसकी ये तस्वीर है। और जिस तरीके से डायरेक्टर घनश्याम सोनी के नेतृत्व में 850 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया, ये एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और निश्चित रूप से अपराधी डाल और जिस तरीके से एनसीबी के अधिकारी पात इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं एनसीबी के जोधपुर के मुख्यालय से हैं, रेंज के मुख्यालय से हैं। जरा बात करते घनश्याम जी, कैसे सूचना मिलती, कैसे इतना उड़ीसा से आ रहा गांजा, किस तरीके से आप जो है जिस तरीके से उनके पीछे पहुंच जाते हैं? ये एक्चुअली में ऑपरेशन शंकर के तहत कार्रवाई थी और हमारी एनसीबी टीम को इनपुट था कि उड़ीसा के सिलेरू एक एरिया है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बॉर्डर के ऊपर है, तो
वहाँ से हमें ये इनपुट मिला था। उससे पहले एक हमने कार्रवाई जयपुर जोन की तरफ से की थी और जयपुर जोन के अधिकारी हमारे सजग थे कि उन्होंने वहाँ से जो पहले हमने 35 केजी गांजा छोटी मात्रा में पकड़ा था और वो हमने जयपुर आरपीएफ के सहयोग से कार्रवाई की थी। तो ये इनपुट था कि 5-6 लोग जो है वो मिलकर के और एक रैकेट जो है इनका वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जोधपुर मारवाड़ संभाग की तरफ जो है वो चल रहा है। तो हमने अभी 3 दिन पहले ही हमारी यहाँ की जोधपुर की एक टीम को आईआईटी और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं इनका रात में हमने पूरा सर्वे करवाया था और एक फीडबैक भी लिया था। तो उससे लग रहा था कि यहाँ पे जो गांजे की खपत है तो जोधपुर शहर के हुक्का बारों के अंदर ज़्यादा है। तो हम उस सोर्स पे लगे हुए थे और मैं पुलिस कमिश्नर साहब को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने आने के बाद एक ऑपरेशन स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप हुक्का बारों के ऊपर की थी राजेंद्र सिंह साहब ने। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि कहीं न कहीं हम उस मेन सोर्स को पकड़ें कि जहाँ पे कि आ कहाँ से रहा ये। नहीं, आपको डर नहीं लगता ये नशीले पदार्थों के तस्कर हैं, ये बड़ा रैकेट है, कल को इतना बड़ा आप कार्रवाई करते हैं, कोई खतरा नहीं है? नहीं, खतरा तो देखो, जब आप हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार सतत निरंतर अनवरत अपने प्रयासों में, आप देखें कि आज छुट्टी थी बुद्ध पूर्णिमा की और जैसे ही हमें इन्फॉर्मर ने 7:30 मॉर्निंग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी, 7:35 पे ये सूचना दी और हमारी टीम 8:15 पे सब लोग इधर उधर बिखरे हुए थे और सारे टीम रेडी हो गई, 2 टीमें हमारी रेडी हो गई और उन्होंने 9:27 पे एक जने को डिटेन कर दिया था जो गोरा होटल से और फिटकासने के बगल के अंदर इंटीरियर रोड के ऊपर था। इसकी कीमत कितनी माने? 850 किलो जो गांजा उसके बराबर बाजार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो हमारी इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू करीब 4 करोड़ और 30 लाख के लमसम है, 4 करोड़ 30 लाख। लेकिन कितना अच्छा लगता है कि आपकी टीम की भावना, जितने बड़े काम करते हैं, नशीले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, खासतौर पर यूथ को आप इससे बचाना चाहते हैं। नहीं, मेरी देखो ये एक हमारी पूरी टीम का प्रयास है, हमारे डीजी सर का प्रयास है, हमारे डीडीजी साहब का भी एफर्ट है और ये सारा देखिए ये आप मीडिया का भी प्रयास है कि आप इस टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, आप बधाई दे रहे हैं और ये चीज़ें जो बता रहे हैं। तो मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जहां कहीं पे भी जो भी उनको संदिग्ध गतिविधियां मिलती है या दिखती है, जैसे इसके अंदर अब ये जो कार्रवाई थी तो एक सिलेरू उड़ीसा से लेकर के ये यहाँ तक पहुँच गए थे और इनको हमने दबोचा इनके डेस्टिनेशन पे एग्जैक्ट 800 मीटर दूर। आप सोचिए कि आंध्रा और उड़ीसा की बॉर्डर सिलेरू से ये माल लेके सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ जैसे ही आए तो जोधपुर एनसीबी के सिकंजा के अंदर वो तुरंत आए। ये वही वरिष्ठ अधिकारी है घनश्याम सोनी जो लगातार कोशिश करते हैं और ये तस्वीर देखिए, ये बाइंडअप की तस्वीर है, ये तस्वीर वो सुखद तस्वीर है जिसके चलते उड़ीसा से चला गांजा यहाँ बरामद हो गया और एनसीबी के सिकंजे, ये तमाम जो जवान अधिकारी हैं वो लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तब के जाकर के इस तरह के परिणाम आते हैं। यूथ पीढ़ी को साफ तौर पर डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने कहा है कि कोई सूचना है तो बताएं और राजन सिंह जो पुलिस कमिश्नर है वो लगातार जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं उसके चलते आने वाले समय में इस तरह की और भी यदि खेप पकड़ी जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मनन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन 4 जून को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए देखिए सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सुबह 5 बजे से लगातार हर सीट और हर खबर की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। नमस्कार।